और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां दोनेत्स्क में बड़े धमाके की खबर है और रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दोनेत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है। खबर है कि एक सरकारी इमारत के पास एक कार में ये धमाका हुआ है और रूसी मीडिया ने इस धमाके का दावा किया है। कार के भीतर ये धमाका हुआ है और सरकारी इमारत वहीं पर थी जहां पर ये कार खड़ी थी और उसी के पास इस धमाके की खबर है। रूसी मीडिया ने इस धमाके की पुष्टि की है। लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है रूस और अमेरिका के बीच में और उस बीच बमबारी की और धमाकों की खबरें भी सामने आने लगी हैं। और दोनेत्स्क वो इलाका है रूस का जहां पर रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दोनेत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है। और खबर है कि जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर एक सरकारी इमारत थी और कार के भीतर ये धमाका हुआ था। और बड़ी खबर यूक्रेन से, पूर्वी यूक्रेन में बमबारी नहीं थम रही है। 2 दिन से बमबारी और गोलीबारी लगातार जारी है। इस जंग की शुरुआत माना जा रहा है और क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि बमबारी केवल विद्रोहियों की तरफ से हो रही है और यूक्रेन की सेना ने अब तक एक गोली भी नहीं चलाई है, जबकि रूस का यह दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों में यूक्रेन की फौज बम और मोर्टार दाग रही है। अमेरिका कह रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में ये गोलीबारी रूस के इशारे पर हो रही है ताकि रूस माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो और उसके बाद हमले का बहाना खोज दिया जाए। और अब से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने आरोपों पर सफाई भी दी। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थितियां यूक्रेन में बनती जा रही हैं और यूक्रेन को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश में है रूस, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच अब तनातनी बढ़ती जा रही है। नाटो सदस्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त केवल रूस और अमेरिका के संबंधों पर टिकी हुई है। और अमेरिका ने यूक्रेन में हाल ही में हुए साइबर अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस अटैक से यूक्रेन के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर असर पड़ा था, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। We believe that the Russian government is responsible for wide-scale cyber attacks on Ukrainian banks this week. We have technical information that links the Russian Main Intelligence Directorate, or GRU. यूक्रेन और रूस में जारी तनातनी के बीच यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ने जंग की चेतावनी दी। Наші збройні сили спровокувати наші війська на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали. और अमेरिका का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को ये सलाह दी कि वो मामले पर जंग के बजाय कूटनीतिक तरीका अपनाए, इसके लिए देर नहीं हुई है। Russia has falsely asserted it was carried out by Ukraine. Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. Russia has a choice between war and all the suffering it will bring, or diplomacy that will make a future safer for everyone. यूक्रेन और रूस के विवाद में कोई भी कूटनीतिक चाल काम करती नहीं दिख रही। दोनों ही पक्ष जंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। रूस की हर चाल आग में घी डालने का काम कर रही है। पहले से रूस की सेना की मौजूदगी की वजह से यूक्रेन की सीमाओं पर तनाव है। ऊपर से बेलारूस में रूस का अभ्यास जंग का माहौल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जिसकी तस्वीरें भी खुद रूस का रक्षा मंत्रालय ही जारी कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध के अभ्यास का नया वीडियो जारी किया। यह वीडियो बेलारूस में चल रहे यूनियन रेजोल्यूशन 2022 का बताया जा रहा है, जिसमें रूस और बेलारूस दोनों की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। वीडियो में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागते दिखे। अभ्यास में बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल किए गए, जिनसे एक साथ रॉकेट दाग कर देखे गए। मतलब तैयारी किसी सामान्य अभ्यास जैसी नहीं, बल्कि किसी बड़ी जंग की तैयारी की दिखी। सेनाओं का अभ्यास कोई बड़ी बात नहीं। रूस और बेलारूस की फौजें इससे पहले भी साथ मिलकर अभ्यास करती रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा अभ्यास दुश्मन को उकसाने वाला है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी का फासला केवल 90 किलोमीटर है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस का विवाद तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर से रूस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, जो एक तरह से यह दिखाने वाला है कि रूस को अमेरिका या नाटो की नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों की ड्रिल मतलब अभ्यास करने वाला है। सेना की तैयारियां परखने के लिए भी आमतौर पर मिसाइलों को चलाकर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस अपनी मिसाइलों को चलाकर देखेगा।
जो मिसाइलें इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगी उनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी होंगी और क्रूज मिसाइलें भी होंगी, लंबी दूरी की मिसाइलें भी होंगी और छोटी दूरी की मिसाइलें भी होंगी। मतलब एक तरह से ताकत का प्रदर्शन होगा। सबसे बड़ी बात यह, व्लादिमीर पुतिन खुद इस अभ्यास को देखने के लिए पहुंचेंगे। रूस में राष्ट्रपति ही सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। साफ है कि इस अभ्यास का मकसद अपनी ताकत को परखने से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन करना है, ताकि अमेरिका और यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। और यह तैयारी साफ करती है कि रूस मानकर बैठा है कि जंग तो होकर रहेगी। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें भी यही बताने वाली हैं कि रूस के सेना को पीछे बुलाने के दावों में दम नहीं है। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें इशारा करने वाली हैं कि रूस की सेना की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है। करीब 15 दिन पहले भी रूस की सेना की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें अमेरिका ने जारी की थी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए यह पता चला था कि रूस की फौज ने अपने सैनिक और जंग का सामान ही सीमाओं पर नहीं भेजा, बल्कि मजबूत कैंप तक बना लिए हैं। अब सामने आई ताजा तस्वीरें उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। बेलारूस और क्राइमिया की सीमाओं के पास की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि रूस की सेना सरहदों पर पूरी बस्ती बसा चुकी है। तस्वीरों में सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या दिख रही है। अभी तक अमेरिका दावा करता रहा है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आने के बाद दावा किया गया कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए अमेरिका भी रूस की तैयारियों को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका का भी जंग की तैयारियां बढ़ाने पर पूरा जोर है। इसी वजह से यूक्रेन की सीमाओं के पास सेनाओं को पहुंचाने का काम अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देशों ने तेज कर दिया। अमेरिका ने F-35A फाइटर प्लेन जर्मनी में भेजने का फैसला लिया। जर्मनी में अमेरिका की वायुसेना पहले से मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि इस बार इन फाइटर विमानों का एक दस्ता जर्मनी भेजा गया। एक दस्ते में 18 से 24 के बीच फाइटर प्लेन होते हैं। जर्मनी से यूक्रेन की सीमाएं ज्यादा दूर नहीं है। बीच में पोलैंड है, जहां नाटो की फौजें पहले से मौजूद हैं। असल में पोलैंड और लिथुआनिया ही वो देश हैं जिनकी यूक्रेन से लगती सीमाएं अमेरिका के लिए सबसे अहम हैं, क्योंकि इन्हीं सीमाओं पर अमेरिका और सभी नाटो देश अपनी अपनी सेनाओं को पिछले 1 महीने से भेज रहे हैं। मतलब यह कि अगर यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं को रूस ने घेरा हुआ है, तो पश्चिमी छोर की एक बड़ी सीमा पर यूक्रेन के सहयोगियों की फौजें मौजूद हैं, जो रूस को जवाब देने के लिए लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही हैं। वहीं यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से वहां बम और मोर्टार बरस रहे हैं, जिसके लिए यूक्रेन की फौज और वहां के कुछ अलगाववादी संगठन एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। पूर्वी छोर पर जिन 2 प्रांतों में बवाल मचा है, उनके नाम हैं लुहांस्क और डोनेस्क। दोनों ही प्रांतों पर बरसों से वहां के ऐसे विद्रोहियों का कब्जा है जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। 2015 में उन विद्रोहियों से यूक्रेन ने सीज फायर का समझौता भी किया था, लेकिन बीते 2 दिन में उस समझौते की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहां के एक स्कूल पर बरसे बमों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं। यूक्रेन की सेना पर हुई बमबारी का एक वीडियो तो यूक्रेन की सेना ने सोशल मीडिया पर भी डाला। आरोप लगाया गया कि जिस वक्त ये बमबारी हुई, सड़क से रेड क्रॉस की गाड़ियां गुजर रही थी, जो हमले में बाल बाल बच गईं। बताया जा रहा है कि 2 दिन से 44 से ज्यादा बार गोलीबारी और बमबारी हो चुकी है, जिसकी चपेट में कुछ आम नागरिकों के भी आने का दावा किया जा रहा है। इसके पीछे यूक्रेन सीधा सीधा रूस को जिम्मेदार ठहरा है, जबकि रूस उसे यूक्रेन का अंदरूनी मामला बता रहा है। लेकिन यूक्रेन में बमबारी के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और रूस भिड़ गए, क्योंकि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस पर गंभीर आरोप लगा दिया और साफ कहा कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इसीलिए विद्रोहियों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अमेरिका का कहना है कि रूस इस तरह का माहौल बनाकर यूक्रेन पर हमले का बहाना तैयार कर रहा है, लेकिन रूस ने उल्टा अमेरिका पर ही हमला बोल दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन तो नाटो के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, इसीलिए उसने 2015 का समझौता भी तोड़ दिया और खोट उसकी नीयत में माना जाना चाहिए, जिसने सालों पुराना समझौता तोड़कर बम बरसाए हों। यूक्रेन पर यह आरोप रूस ने लगाया। मतलब यह कि सुरक्षा परिषद की बैठक जो सिर्फ यूक्रेन के मसले पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, उसमें अमेरिका और रूस के बीच बहस छिड़ गई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि अमेरिका के सहयोगी देश भी लगातार पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। अब अमेरिका ऐसी चालें चल रहा है जिसके जरिए बिना हथियार चलाए ही रूस को बैकफुट पर धकेला जा सके, जिसके लिए बाइडेन ने मोर्चा संभाल लिया। बाइडेन ने फिर दोहराया कि रूस की तैयारी यूक्रेन पर हमला करने की है। Every indication we have
is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. इससे पहले से अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों की बात कहकर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany. If Russia further invades Ukraine, it will not happen. अब अमेरिका के सहयोगी देश भी रूस को प्रतिबंधों का डर दिखा रहे हैं। We stopped the raising of funds by Russian companies on London financial markets. That's a very, very tough sanction that we'll be bringing in. हालांकि ऐसी किसी भी धमकी का रूस पर अब तक कोई असर नहीं दिखा है, बल्कि रूस तो अब अमेरिका को कूटनीति की भाषा में भी कड़े जवाब दे रहा है। रूस ने अमेरिका के राजदूत की छुट्टी कर दी। उपराजदूत एक बड़ा राजनयिक पद होता है। रूस में अमेरिका के दूसरे नंबर के सबसे बड़े राजनयिक अधिकारी। रूस ने बिना कोई कारण बताए उन्हें मॉस्को छोड़ने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर दावा किया कि वो यूक्रेन की सीमाओं के पास से अपनी सेना को धीरे धीरे वापस बुला रहा है, जबकि सैटेलाइट से आई नई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका ने दावा किया कि अब रूस के 1.5 लाख नहीं बल्कि 1,90,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास तैनात हैं। दूसरी तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप, कनाडा और नाटो के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति एक वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश में 80% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं। मांडविया के मुताबिक देश 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के 2 करोड़ युवाओं को कोरोना के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वहां की संसद का सत्र शुरू हो चुका है और खबर है कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। लेकिन पाकिस्तान में राजनीति के जानकारों का कहना है कि इमरान खान को सत्ता से हटाने का प्लान विपक्ष का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा इसके मास्टरमाइंड। इमरान खान की सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि 2018 में सेना की मदद से धांधली करके ही उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता हथियाई थी। उस वक्त भी बाजवा ही सेना प्रमुख थे। लेकिन अब इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के बीच तकरार शुरू हो चुकी है। असल में इस साल के आखिर में कमर जावेद बाजवा आर्मी प्रमुख के पद से रिटायर हो जाएंगे और खबर है कि इमरान खान उनका कार्यकाल बढ़ाने के मूड में नहीं है। इमरान खान फैज हामिद को पाकिस्तानी सेना का नया प्रमुख बनाना चाहते हैं ताकि अगले चुनाव में सेना उन्हें दोबारा सत्ता दिलवाने में मदद कर सके। बस इसी बात से कमर जावेद बाजवा नाराज हो गए और उन्होंने विपक्ष को मोहरा बनाकर इमरान खान को कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बना लिया। और बड़ी खबर यूनिस तूफान से जुड़ी हुई। यूरोप के कई देशों में तबाही मचाने के बाद ये तूफान ब्रिटेन की ओर बढ़ गया है, जहां अभी तक इसकी वजह से 2 लोगों के मरने की खबर है, जबकि तूफान से अब तक कुल 9 लोग जान गंवा चुके हैं। यूनिस तूफान बहुत ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। इसकी वजह से लंदन में पहली बार किसी तूफान की वजह से रेड अलर्ट जारी करने की नौबत आ गई है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। एहतियातन सेना की भी तैनाती कर दी गई है। अनुमान यह है कि आने वाले वक्त में इस तूफान की वजह से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से जान और माल दोनों का जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे उन लोगों पर सख्ती बरती जो फिलिस्तीनियों के समर्थन में वहां पर डटे हुए थे। वहां की पुलिस ने धरना दे रहे कई लोगों को जबरदस्ती उठा लिया और इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस से भिड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। अपनी कार्रवाई से इजराइल की पुलिस ने कुछ ही देर में भीड़ को तितर बितर कर दिया। इससे पहले उन लोगों ने फिलिस्तीनियों को वहां बसाने का समर्थन करते हुए काफी देर तक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के प्रचार की तस्वीर के बहाने शिवपाल यादव पर तंज कस दिया। एक दिन पहले यूपी की करहल सीट पर अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचे थे, जिसकी कुछ तस्वीरें शिवपाल यादव ने ट्वीट की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि उस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव रथ के अंदर एक कुर्सी पर बैठे दिखे, जबकि अखिलेश उनके बगल में और शिवपाल यादव उनके पीछे, वो भी बिना कुर्सी के। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए करहल पहुंचे तो उन्होंने इस तस्वीर का जिक्र करते हुए शिवपाल यादव पर तंज कस दिया। कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। योगी आदित्यनाथ के इस हमले से शिवपाल तिलमिला गए और उन्होंने ट्वीट करते हुए इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया।
और जयपुर के चित्रकूट में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। चित्रकूट थाना इलाके में देर शाम एक तेज रफ्तार कार ने राह चलते बुजुर्ग को पहले टक्कर मारी और उसके बाद बुजुर्ग को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त 13 साल का नाबालिग गाड़ी चला रहा था और वारदात के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना के बाद चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त किया गया। वहीं घटनास्थल पर एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार कार बुजुर्ग को कुचलते हुए घसीट कर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 1 महीने बाद 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हम मारते थे, मजा आता था, और मारते थे और मजा आता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटियाला में पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के साथ एक रोड शो किया। इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अमरिंदर सिंह का काफिला धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। उसे मेजबान न्यूजीलैंड ने 3 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 0-3 से पिछड़ गई। यूपी के सहारनपुर में एसपी और बीएसपी के कई कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाकर उस कमरे के बाहर डेरा डाल दिया जहां मतदान के बाद ईवीएम रखी गई हैं। इन कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि चुनाव नतीजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया। नागौर दौरे पर डोटासरा ने बयान दिया कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध सत्ता के लिए हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उस युद्ध को सांप्रदायिकता का रंग देकर स्कूल के सिलेबस में शामिल करा दिया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बताया, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर वोटों की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। लोगों को खुश करने के लिए, मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अकबर को महान बताने का काम आप कर रहे हो। राज्यपाल के खिलाफ याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने ठुकरा दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक रैली की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी की करहल सीट से एसपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। इसी करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला हो। पुर्तगाल में जल्द कोरोना बंदिशों को खत्म कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन के मामले घटने के बाद यह फैसला लिया गया। यानी अब सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को विशाखापट्टनम जाएंगे, जहां वो देश में बने जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की समीक्षा करेंगे। इसमें नौसेना के अलावा कोस्ट गार्ड के जहाज भी हिस्सा लेंगे। मेजबान न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली पारी के आधार पर अब तक 353 रनों की बढ़त हासिल कर ली। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत की और उसने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 34 रन बना लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 482 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। और पंजाब के पटियाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर शहर के एक इलाके में संदिग्ध चीज मिली। राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग है और ऐसे में मतदान से ठीक 48 घंटे पहले संदिग्ध चीज के मिलने से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पुलिस ने उस इलाके को खाली करवा लिया। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच गए। डॉग स्क्वाड की एक टीम भी वहां पर बुला ली गई। इस दौरान पुलिस की एक टीम आसपास के इलाके की जांच करने में जुट गई। हालांकि पुलिस अधिकारी ये नहीं बता पाए कि संदिग्ध चीज बम है या फिर कुछ और। कॉर्डन ऑफ करके हमने हमारी जो स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं वो उनको बुलाई हुई हैं। 1-2 टीम्स आ गई हैं, बाकी टीम्स आ रही हैं। अभी सिर्फ शक है, अभी हम पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकते। यूनिस नाम के इस तूफान के अलर्ट के बाद लंदन पर खतरा मंडराने लगा और वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब यह कि वहां मौसम बेहद खतरनाक होने वाला है और तेज हवाएं चलने वाली हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से डराने वाली तस्वीरें भी आई, जहां विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के समय वो हवा में हिलते दिखे।
तेज हवा की वजह से वहां उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसके बाद विमानों की वापसी होनी शुरू हो गई। लेकिन यूनिस तूफान की दस्तक भर से वो कांपने लगे। इन डगमगाते विमानों को देखकर अंदाजा लग गया कि आने वाले कुछ घंटे लंदन और उत्तरी इंग्लैंड पर भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करके खतरे की घंटी भी बजा दी। कई जगहों पर तो मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका। बेल्जियम से भी खतरनाक तस्वीरें आईं। वहां समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी और हवाएं तो इतनी तेज चली कि खड़ा होना मुश्किल हो गया। और अनुमान है कि जैसे जैसे तूफान नजदीक आएगा हालात और खराब होंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि जब तूफान टकराएगा तो करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये पहली बार होगा जब इंग्लैंड में आए किसी तूफान की वजह से इतनी तेज हवा चलेगी। मौसम विभाग ने इसी वजह से लंदन में रेड अलर्ट जारी किया, जिसका मतलब ये हुआ कि यूनिस तूफान की वजह से जान जाने का भी खतरा है। यही नहीं, अंदाजा लगाया गया कि हवा की रफ्तार इतनी तेज होगी कि घर की छतें उड़ सकती हैं और बिजली जा सकती है। यूनिस तूफान की वजह से इंग्लैंड में 80 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया और ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। इंग्लैंड में ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों से कहा गया कि ये 32 साल में सबसे भीषण तूफान हो सकता है, इसलिए वो यात्रा करने से बचें। एहतियात के तौर पर लंदन समेत उत्तरी इंग्लैंड के सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए और सेना भी तैनात कर दी गई। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के एक विवादास्पद बयान का वीडियो वायरल हो गया। वो कानपुर की आर्यनगर सीट से दूसरी बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। हमसे लोग बोले कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? अगर मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए सुंदर कांड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन से सीबीआई ने पूछताछ की। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के अधिकारों की रक्षा वाली संस्था सेबी की रिपोर्ट से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही, क्योंकि रिपोर्ट में आरोप लगा कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर की खबर हिमालय के किसी योगी को देती थी। इस मामले में एक दिन पहले उनके मुंबई के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा और अगले दिन सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। खबर है कि मुंबई के उनके घर पर सीबीआई के अधिकारी रात में ही पहुंच गए और सुबह तक सवाल जवाब चलते रहे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चित्रा रामकृष्णन के घर पर मौजूद है, जहां पर सीबीआई की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग और सीबीआई हिमालय के उस योगी के बारे में पता लगा रहे हैं जिससे चित्रा रामकृष्णन संपर्क में थी, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने हिमालय के उस योगी के इशारे पर कई साल तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े कई फैसले लिए। लेकिन हिमालय के इस रहस्यमय योगी को न तो किसी ने कभी देखा, न ही कभी कोई उससे मिला। इस मामले में देश के करीब 8 करोड़ निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था सेबी की जांच रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसमें चित्रा रामकृष्णन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा, जिसका मतलब यह हुआ कि वो एनएसई के अंदर की जानकारी का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। आरोप है कि चित्रा कई साल तक हिमालय के उस योगी के इशारे पर एक्सचेंज की गोपनीय जानकारी शेयर करती रही और उसी के कहने पर उन्होंने 15 लाख रुपए के पैकेज वाले एक मिड लेवल मैनेजर आनंद सुब्रमण्यम को 1 करोड़ से ज्यादा के पैकेज पर नियुक्त कर दिया। यही नहीं, उसका प्रमोशन भी दिया उसको। इन आरोपों की जांच के बाद 11 फरवरी को सेबी ने चित्रा रामकृष्णन पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, जिसके बाद इस मामले में उनके घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसके तुरंत बाद सीबीआई भी पूछताछ के लिए पहुंच गई। और अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिका के जो उपकरण, हाईटेक उपकरण वहां पर रह गए थे, अब उनके कश्मीर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में जिस तरह के सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करती थी, ठीक वैसे ही फोन कश्मीर में एक्टिव पाए गए। और ये सैटेलाइट फोन 13 फरवरी यानी कि पुलवामा हमले की बरसी से ठीक एक दिन पहले एक्टिव हुए। 13 फरवरी को ऐसे कुल 8 सैटेलाइट फोन रडार की पकड़ में आए, जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक्टिव रहे। और रिपोर्ट के मुताबिक इन सैटेलाइट फोन की लोकेशन बांदीपोरा, गांदरबल, कुपवाड़ा, बुडगाम, पुलवामा और बारामूला रही। और इसी तरह 13 फरवरी को ही दोपहर 1 बजे से 14 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक 5 और सैटेलाइट फोन रडार की पकड़ में आए, जो बांदीपोरा, बारामूला और उरी की दूसरी तरफ पीओके में भी एक्टिव पाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे सैटेलाइट फोन आतंकियों के पास हो सकते हैं, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट में गीले और सूखे कचरे से सीएनजी और खाद तैयार की जाएगी, जिसकी मदद से शहर की हवा को और साफ सुथरा बनाया जाएगा।
एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस प्लांट में रोजाना करीब 18,000 किलो सीएनजी और 100 टन जैविक खाद बनाने की तैयारी। इंदौर 5 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर है। कचरे को पूरी तरह से बंटवारा करता है, गीले कचरे का, सूखे कचरे का। ये बायो सीएनजी प्लांट 15 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। बताया गया कि इस बायो प्लांट में तैयार होने वाली सीएनजी का इस्तेमाल शहर में चलने वाली बसों में किया जाएगा, जो इस वक्त डीजल से चल रही हैं। जो डीजल को रिप्लेसमेंट हो रहा है उससे, वहाँ बसेस में 400 बसेस में यूज होगा ये बायो सीएनजी। कोरोना महामारी की दिक्कतों के बावजूद महज 15 महीनों में इस प्लांट को तैयार किया गया। इसमें कचरे से सीएनजी और खाद बनाने के लिए जर्मनी और डेनमार्क से मंगाई गई आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। और उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब सारा जोर चौथे दौर की सीटों पर है। गृह मंत्री अमित शाह आज बांदा, रायबरेली और लखनऊ में जनसभा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ और गोंडा में रैली है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोंडा, लखनऊ और अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। चौथे दौर में 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले सभी दलों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में वोट डाले जाएंगे।